नमस्कार श्रोता, हमारे चैनल अंतर्दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दादाजी के चौपाल से एक और नई कहानी पराया धन भाग 1 सुनाने जा रही हूँ। भोलाराम जी मन से बहुत भोले हैं। बचपन में पढ़ाई लिखाई की सुविधा न मिलने के कारण अपने बाबूजी के साथ मिलकर अपने पुश्तैनी खेती बाड़ी संभालने लगे हैं। समय के साथ साथ उनके भाइयों ने थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करके अपनी तरफ से प्रतिष्ठा अर्जन कर लिया, परंतु भोलाराम जी जहाँ निरक्षर रह गए, वहीं खेतीबाड़ी में काम करते हुए कभी कभी अफसोस जताते हैं, काश मैं भी अपने और भाइयों की तरह थोड़ा पढ़ लिख पाता तो मुझे हर जगह पर अंगूठा लगाना न पड़ता। भोलाराम जी के बाबूजी भी पढ़े लिखे नहीं हैं। यह भी अपने बाबूजी के साथ मिलकर खेत में काम करते हुए अपना बचपन बिता दिया। भोलाराम जी को मलाल है कि बाबूजी मुझे कभी स्कूल में जाने नहीं दिए। जब भी कभी स्कूल की बातें करते तो बाबूजी कहते, स्कूल में जाकर क्या करोगे? पढ़ लिख कर तुझे कौन सा कलेक्टर बनना है? तुझे तो खेत वगैरह संभालने होंगे। हम लोग किसान हैं। मेरे बाबूजी भी खेती करके अपना दिन गुजार दिया है करते थे और आज भी करते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ, तू भी वही करेगा। खेत में फसल होगा तो घर चलेगा, बच्चे लोग खाएंगे और बड़े होंगे। भोलाराम जी चुपचाप रह जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं, कोई बात नहीं बाबूजी, मैं ना सही, मेरे भाइयों ने तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कल को उनके ऊपर मेरा गर्व होगा। पर उन भाइयों ने के नए नए कपड़े पहनकर स्कूल को जाने को लेकर उनके मन में हमेशा गर्व होता और सोचते, काश मैं भी कभी उनकी तरह नए कपड़े पहनकर स्कूल जा पाता। समय के साथ साथ घर वालों ने भोलाराम जी की शादी करवा दी तो भोलाराम के मन में एक नया तरह का एहसास जगने लगा कि अब मेरी पत्नी है, कल को मेरे बच्चे भी होंगे, अतः मुझे मन लगाकर खेत जोतने की काम तथा रखवाली की भी करने होगा। उनके मन में जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। गुजरते समय के साथ साथ सभी भाइयों के भी शादी ब्याह हो जाते, सभी के परिवार बड़ा होने लगा। ऐसे ही समय में अचानक एक रोज पिताजी के स्वर्गवास हो जाता है और भाइयों में फूट पड़ गया। सभी भाइयों के मन में विचार पनपने लगा कि भोलाराम फसल की उपजाऊ के पश्चात उनसे प्राप्त फसल और धन में हेराफेरी करता है। ऐसी अवस्था में एक रोज भाई हेमराज कहने लगे, आज से फसल के उपजाऊ और बिक्री का पूरा हिसाब किताब मैं ही करूँगा, ताकि कोई भी किसी की तरह की हेराफेरी ना कर सके। हेमराज की बातों का मतलब भोलाराम जी समझ गए। ऐसे में एक रोज यह सब भाइयों को बुलाकर विनती करते हुए कहने लगे, देखो भाइयों, अब तो बाबूजी नहीं रहे, ऐसे में अपना जो खेत वगैरह है उसे सभी भाइयों में बराबर बांट लिया जाए। सभी लोग अपने अपने हिस्से की फसल उपजाऊ करो और बचो, खुश रहो। किसी के ऊपर संदेह की गुजारिश भी नहीं कर रहेगी। मेरे अकेले से खेत संभालना भी नहीं होना है। सभी अपने अपने हिस्सों को संभालो, जो जैसा करेगा उसे वैसा मिलेगा, किसी को दुखी होने की आवश्यकता ही नहीं है। चालाक हेमराज को बड़े भाई भोलाराम जी का बात पसंद आ गया। एक रोज घर पर पूरे गांव वालों की पंचायत बुलाकर पूरे जमीन की बंटवारा कर लिए, परंतु अपने माँ को कोई भी अपने पास रखने से कतराने लगे और सभी भाइयों का कहना है कि जो बेटा अपनी माँ के समुचित देखभाल करने की जिम्मेदारी लेगा उसे ज़मीन ज़्यादा मिलेगा,
परंतु धीरे धीरे वाद विवाद बढ़ता चला गया और सभी बेटों ने अपनी माँ की जिम्मेदारी लेने से बचते रहे। ज़मीन जायदाद सभी 5 भाइयों के बीच बराबर बांट लिया गया। माँ मीना देवी अपने ही आंगन में बैठकर सभी बेटों के बंटवारे देखती रही। बहुएं अपने लंबी लंबी घूंघट ओढ़ कर बीच बीच में बतियाने लगी, परंतु ज़मीन के चहे हिस्से की बात पर सभी बहुएं अपनी राय जताते हुए कहती है, माँ जी के लिए अलग से ज़मीन रखने की ज़रूरत ही क्या है? कल को माँ जी की मृत्यु के बाद उस ज़मीन का क्या होगा? यह तो अपने हिस्से की ज़मीन को लेकर अपने लाडले के पास चले गए और उनके देखभाल करे या नहीं, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात उस ज़मीन पर उनके लाडले के ही कब्जे रहेंगे। ऐसे में हमारा तो यही कहना है कि माँ जी के हिस्से में अलग से खेत रखने की ज़रूरत ही क्या है? माँ जी कोई पराया थोड़ी ना है। सुबह शाम 2-2 रोटी हम लोग दे दिया करेंगे। भोला राम कुछ कहे बगैर चुपचाप रहा, परंतु सभी भाइयों ने अपने अपनी बीवी की बातों में हामी भरते हुए ज़मीन को पूरा 5 भागों में बांट लिया और माँ मीना देवी को बीच आंगन में ही छोड़कर चले गए। बंटवारे करने के पश्चात सभी गाँव वाले उठकर चले गए। भोलाराम वही आंगन में बैठा रहा और धीरे से अपने माँ को कहने लगा, माई देख ले तेरे लाडलों के हिसाब किताब। तुझे सभी ने अलग थलग आंगन में छोड़ दिया। तेरी रोटी के एवज में उन्हें खेत खिलायन चाहिए। तेरे सभी बहुओं ने कैसे कैसे बातें करते रही, देख लिया ना? तेरे उन सारे बेटों ने पढ़ाई लिखाई करके चालाक बन गए। उनकी पत्नियां भी चालाक ही आई है, पर मैं जीवन भर अनपढ़ रह गया और मेरी बीवी भी अनपढ़ है। तूने और बाबूजी ने मुझे कभी स्कूल में नहीं जाने दिया और मैं अनपढ़ रह गया। अगर मैं भी स्कूल जाता तो शायद यही हाल होता। आज से तू मेरे साथ ही रहेगी, केवल मेरे ही साथ। मैं जब तक जीवित रहूं, मेरी बीवी जब तक रहेगी, तब तक तो कोई बात नहीं। मेरे बाद क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। अपनी पत्नी सामा को बुलाकर कहती है, देख सामा, यह मेरी माँ है। दिल में कभी भावनाएं नहीं रखना कि यह तेरा सासू माँ है। जब तक तेरे जान चली उनकी सेवा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। भोलाराम के बच्चे लोग दादी मीना देवी के हाथ पकड़कर अपने घर में लेकर चले गए। माँ मीना देवी भोलाराम के घर में रह गई। शुरू के दिनों में कोई कोई बहू 1-2 बार रोटी लेकर आ गई, परंतु माँ मीना देवी उन्हें स्पष्ट रूप से कह देती, मेरे लिए रोटी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा भोला मेरे लिए बहुत है। तुम लोग अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, मेरी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले भाग के लिए बने रहिए। धन्यवाद।